कर दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टेस्ट नंबर 5, 90 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। आज 91 से 122 करेंगे, ठीक है। समय अच्छा खासा मिला है तो प्लीज़ आप उस समय का भरपूर यूज कीजिए, ठीक। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। 91 से शुरू करना है आज। 91 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलना। जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लिखा करूँ प्लीज़ उसको थोड़ा सा अलर्ट होकर देखा कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार पूछता रहता है यूपीपीसीएस और यूपीएस से भी पूछता है। देखिए पहला जो यहाँ पे स्पीसीज से उनके प्रोटेक्टेड एरिया से मैच कराना है। अब इनको प्रोटेक्ट क्यों किया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये खतरे में होंगे, ये संकटग्रस्त होंगे, है ना, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते होंगे या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते होंगे। सब अलग अलग तरीके की प्रजातियाँ, ठीक है, जिनको अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट भी किया जाता है। और जो खतरे में रहती हैं प्रजातियाँ, वही क्वेश्चन पूछते भी हैं, है ना। तो पहले तो ये जान लीजिए, ये जो हंगुल है, हंगुल क्या है, एक एनिमल स्पीसीज़ है, हिरन की तरह दिखती है, ठीक है, डियर की तरह दिखती है। सेंगाई भी हिरन की प्रजाति है। नीलगिरी तहर ये बकरी की तरह दिखती है। और बस्टर्ड, इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे, ये बर्ड की प्रजाति है, ठीक है। इनको जल्दी से देख लें ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाँ ये ऐसा हंगुल है, ऐसा सेंगाई है। सेंगाई के बारे में तो एक वर्ल्ड फेमस कोड भी है, और वो कोड इसकी एक्टिविटी भी है। इनको डांसिंग डियर ही बोलते हैं, ठीक है, डांसिंग डियर, ये नाचते हैं, डांसिंग डियर। चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसको। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्लियर। ये राजस्थान में भरतपुर जो सेंचुरी है उसमें भी पाए जाते हैं। और आंध्र प्रदेश की जो क्वेश्चन ने पूछा है, आंध्र प्रदेश का एक वन्य जीव अभ्यारण्य रोला पाड़ू, रोला पाड़ू, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और देखिए ये जो आपको दिख रहा है, मैं बड़ी स्क्रीन पर कर लेता हूँ ये चीज़। ये देखो, दिखने में तो क्या लग रहा है आपको, बारहसिंगा की तरह लग रहा है ना, हिरण की प्रजाति है। लेकिन वहाँ पे मणिपुर में इसको सेंगाई के नाम से बोलते हैं। सेंगाई, मैं लिख दे रहा हूँ, सेंगाई। इसी को डांसिंग डियर ही बोलते हैं, ठीक है, डांसिंग डियर। इसकी और ख़ास बात क्या है, मणिपुर में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है, कीवुल लमझाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, ये जिस चीज़ के लिए जाना जाता है उसकी क्या खास बात है, ये नेशनल पार्क जो है केवल लमझाओ, इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोलते हैं। फ्लोटिंग नेशनल पार्क। फ्लोटिंग का मतलब आपको ऐसे लगेगा कि ये पानी में तैर रहा है, ठीक है, पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है। और इन जानवरों का, इन स्पीसीज़ का यही नेचुरल हैबिटाट है, ठीक है, यही केवल लमझाओ नेचुरल हैबिटाट है। तो ये तो हो गया सेंगाई। इसको देखिए, ये जो है ये जम्मू कश्मीर का हंगुल है, जम्मू कश्मीर का हंगुल, याद रहेगा, ये हंगुल है, ये भी डियर की प्रजाति है। देखो ये बारहसिंगा की तरह लग रहा, पर अपने अपने रीजनल नाम होते हैं ना, तो उसी नाम से इनको हंगुल नाम से वहाँ पे जानते हैं। ये कहाँ पे, JNK, और कौन से नेशनल पार्क में, दाचीगम। मैं इसके अभी फिगर दिखा दूंगा, इनकी लोकेशन दिखा दूंगा कि ये जो नेशनल पार्क है वो एक्चुअली लोकेट कहाँ कर रहा है, ठीक है। ये कहाँ है, दाचीगम। आपने आपने पढ़ते होंगे, आप MCQ में पढ़ते होंगे, दाचीगम नेशनल पार्क कहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है, श्रीनगर में। और ये जो स्पीसीज है क्या है, इसका हंगुल नाम है, इसका हंगुल। और देख लीजिए, एक ऑप्शन में आपको नीलगिरी तहर है, इसके बारे में तो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। ये नीलगिरी तहर है, ये बकरी की तरह दिखता है कुछ, ठीक दिख रहा है आपको ना, ये नीलगिरी तहर है। इसका एक फिगर और पड़ा है, ये देखिए, ये बकरी के शेप में है, ठीक। तो ये सब संकटग्रस्त प्रजातियां हैं जो सारे ऑप्शंस में दिए हैं। इसका नाम क्या है, नीलगिरी तहर, कहाँ पे, दाचीगम में। अब केवल लमझाऊ के बारे में थोड़ा सा जानिए। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोलते हैं। अब देखिए, ये जो देखो आपको ये झील दिख रही है, ये समुद्र नहीं है, मणिपुर में कोई समुद्र नहीं है, ये झील है वहाँ पे। और ये लेक कौन सी है, लोकटक, लोकटक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। ये लोकटक लेक में ये नेशनल पार्क है। और नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये जो आपको दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, बायोमास। ये बायोमास है, और इसका नाम भी पूछता है, ये कौन सा बायोमास है, इसको फुमदी बोलते हैं, फुमदी बायोमास है, ठीक। इसी बायोमास पे ये नेशनल पार्क है, और इसी में स्पीसीज रहती हैं, फ्लोरा फौना सब कुछ यही है। इसी जगह पे डांसिंग डियर दिखते हैं, ठीक है, क्लियर है। देखो ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर से फिगर है, ये पूरा नेशनल पार्क है। ये जो लेक दिख रही है लोकटक है, और नेशनल पार्क केवल लमझाऊ है।
यहीं पे आपको ये डियर डांसिंग दिखेंगे, डांसिंग डियर दिखेंगे, ठीक है। यहीं पे स्पीसीज हैं बाकी। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से मैच करा दिए। सेंगई कहाँ पढ़ा आपने, जो फुमदी नाम की बायोमास पे रहता है। और केवल लमजाऊ कहाँ पे, यहाँ से केवल लमजाऊ को हम लोग लगा दे रहे हैं, मणिपुर, ठीक है। हंगुल कहाँ पे आप लोग पढ़े हैं अभी, हंगुल आप दाचिगम में पढ़े हैं, J&K। नीलगिरी तहर कहाँ पे, ये साउथ में है, साउथ में एराविकुलम में, इसको यहाँ पे लगा दो। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये भरतपुर सेंचुरी में भी मिलते हैं। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश का एक नेशनल पार्क है रोलापाड़ू, यहाँ पे भी मिलते हैं। तो मिला लेंगे ना आप, तो A का 4 हो गया, B का 1 हो गया, C का 3 और 2, तो 4132 इसका कोड हो गया, 4132। डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। आगे बढ़ें। चलिए 92 देखिए। 92 में पूछा है मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर पूछा है, ठीक। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर और परसेंटेज में पूछा है। और दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखा कीजिए, फॉरेस्ट रिपोर्ट के जब भी क्वेश्चन आया कीजिए कि ये एरिया में पूछ रहा है या परसेंटेज में पूछा है, क्योंकि डेटा दोनों में डिफरेंट है। कहीं कहीं पे आपको सेम मिल जाएगा, लेकिन डिफरेंट हो जाता है परसेंटेज में और एरिया वाइज में। तो यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है या वन क्षेत्र है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, मिज़ोरम में। और एरिया वाइज पूछता है, यदि यहाँ पे परसेंट ना लिख के एरिया वाइज पूछता तो यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाता है, ठीक। क्लियर है। अगर हम एरिया वाइज करें, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर एरिया वाइज करें, एरिया मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। एरिया वाइज में सबसे पहले कौन सा है, आपने पहले पढ़ा MP, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। दूसरे में फिर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आ जाता है, ठीक। और परसेंटेज वाइज यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में फॉरेस्ट कवर किसके पास है, मिज़ोरम में, ठीक। और दूसरे नंबर पे जो है अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप, परसेंटेज में और एरिया वाइज में आंध्र प्रदेश का सेम डेटा है, ठीक है। और यहाँ पे फिर तीसरा नंबर मेघालय का। याद रहेगा, बार बार देखेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो गया इसका, इसका आंसर तो फिलहाल मिज़ोरम है, क्योंकि परसेंटेज वाइज पूछा था ना। चलिए 93 कीजिए। 93 में पूछा है नीले आसमान के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पहली बार मनाया गया। देखो, जो पहली बार मनाए जाते हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नहीं तो ये मत सोचना कि इतने तमाम तरीके के डेज हैं इम्पोर्टेंट हैं, उसको पूछेगा ना एग्जामिनर, इसको क्यों पूछेगा, इसको भी पूछ सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है और सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, इसको 7 सितंबर 2020 में सेलिब्रेट किया गया। देखिए, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ये दिख रहा है आपको फिगर, सेलिब्रेट कब है, 7 सितंबर 2020 को फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट किया गया। और इसको होल्ड कौन कर रहा, इनको सेलिब्रेट मतलब ऑर्गेनाइज कौन करता है इस डे को, UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम या इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछेंगे आपसे तो आप क्या बताएंगे, हेडक्वार्टर कहाँ पे, नैरोबी कहाँ पे, ये कीनिया में है। क्लियर। पूछता है, हेडक्वार्टर पूछता है। और ये फिगर अफेयर्स क्लाउड के सौजन्य से प्राप्त हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट बेंजीन प्रदूषण के संदर्भ में हम लोगों को बताना है, ठीक। बेंजीन पोल्यूशन ये क्या चीज़ है ये जान लेते हैं पहले। इस तरह के पोल्यूशन को कोई मतलब डिफरेंट पोल्यूशन नहीं समझना, ठीक है। ये भी एक नॉर्मल पोल्यूशन है, जो नॉर्मल एक्टिविटी में इसका सीक्रेशन होता है, ये रिलीज होता रहता है, ठीक है। जैसे आप कच्चे तेल को जलाएंगे तो आपको बेंजीन निकलते हुए दिखाई देगी, ठीक। गैसोलीन जलाएंगे तो बेंजीन पोल्यूशन होगा, सिगरेट पिएंगे बेंजीन पोल्यूशन होगा। घर में दीवारों पर पेंट करते हैं, जब एवापोरेशन हो उनका वेपराइजेशन होगा, या घर की दीवार के बाहर आप पेंट किए हैं उसका वेपराइजेशन होगा। आपने पढ़ा होगा कि बाहर की दीवारों पे जो पेंट लगा रहता है, जब उसका वेपराइजेशन हो जाता है या उसका रंग उतर जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो पोल्यूटेंट में कन्वर्ट हो गया। और उनको क्या बोलते थे हम लोग, BOP बोलते थे, वोलेटाइल ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट बोलते थे ना। तो वही चीज़ ये भी है। तो पेंट में वोलेटाइल ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हैं, उसको बस एक तरह से आप समझ लीजिए बेंजीन पोल्यूशन ही समझ लीजिए, ठीक है। यानी घर के अंदर दीवारों पर पेंट लगा है और घर की दीवार के बाहर भी जो पेंट लगा है, उनसे जो पोल्यूशन होता है वो BOP के फॉर्म में होता है। और BOP का एक फॉर्म है बेंजीन प्रदूषण। क्लियर है। और बाकी जो ऑयल वगैरह जल ही रहे हैं, अब गाड़ी चला रहे हैं पॉल्यूशन हो रहा है, फ्यूल जल रहा है, डीजल जल रहा है, पेट्रोल जल रहा है, सब में बेंजीन पोल्यूशन होता है, ठीक। और सिगरेट का भी याद रखिए, सिगरेट में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बेंजीन भी रहती है। जब आप टेबल मंगाते हैं ऑर्डर करके, या डबल बेड मंगाते हैं, जो फर्स्ट क्लास
एक नंबर क्वालिटी के जो पेंट लगे रहते हैं, उन सब में क्या है, ये सब पॉल्यूशन ही तो है, पॉल्यूटेंट है उनमें। क्वेश्चन पढ़िए। आमतौर पर बेंजीन प्रदूषण के बाहरी स्तर इंडोर स्तरों से कम होता है। समझ में आया? ये कह रहे हैं कि घर के अंदर है, ये हाउस है, घर के अंदर बेंजीन पॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, बजाय बाहर के मतलब वातावरण के, घर के बाहर के। ऐसा ही क्यों कह रहा है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यदि बाहर देखेंगे आप, बाहर तो एक्सपेंडेड एरिया है ना, यहाँ पे जो पॉल्यूशन होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चारों चारों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन घर के अंदर तो चार दीवार में बंद है, कैद है। यहाँ पे जो आपके टेबल हैं, कुर्सी हैं, या फिर डबल बेड हैं, या फिर दीवारों में पेंट लगे हुए हैं, उनसे जो पॉल्यूशन सीक्रेट होता है धीरे धीरे, तो वो तो कमरे के अंदर ही रह जाएगा। या तो अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि कमरे में 10 खिड़की लगाई हैं, वेंटिलेशन रहता है लेकिन लिमिटेड मात्रा में तो रहता है। तो यहाँ पे जो पॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लेवल है बेंजीन पॉल्यूशन का, वो ज़्यादा रहता है बाहर की तुलना में। क्लियर है? अगर अंदर की बात करेंगे तो बेंजीन पॉल्यूशन को आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा, और बाहर की बात करेंगे मतलब आउटडोर की बात करेंगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, क्योंकि एरिया ज़्यादा है ना, बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है पॉल्यूशन, अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, तो ये ज़्यादा रहता है। तो ये पॉइंट ठीक है। दूसरा पॉइंट है, तंबाकू का धुआं बेंजीन की उत्पत्ति का एक मेन सोर्स है। बिल्कुल करेक्ट है। तंबाकू भाई संभल के पीना, सिगरेट संभल के पीना। तो इसके आंसर क्या है? दोनों हो गए। क्लियर है? चलें बढ़े आगे, चलिए आगे करते हैं। 95 देखिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये निकेत के बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं, ठीक है। हिंदी में निकेत पढ़ते हैं और इंग्लिश में नीचे पढ़ लो या निके पढ़ लो, जो भी आपको समझ में आता हो, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ये निके क्या है, नीचे क्या है। निकेत में हम लोग किसी भी स्पीसीज़ का, ध्यान से सुनना, किसी भी स्पीसीज़ का फंक्शनल रोल समझते हैं कि उस इकोसिस्टम में उस स्पीसीज़ का या उस प्रजाति का फंक्शनल रोल क्या है, वो क्या उसका मतलब भूमिका क्या है किसी भी इकोसिस्टम में। भूमिका से मतलब है कि वो इकोसिस्टम की फूड चेन में कैसे बाकी स्पीसीज़ को अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं फूड चेन लिख दे रहा हूँ। फूड चेन आप लोग समझते होंगे, ठीक है, कि फूड चेन को वो कैसे अफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोग दूसरी तरीके से समझते हैं, यानी कोई स्पीसीज़ उस इकोसिस्टम में खाती क्या है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें वो खाती है। या फिर ये कह लो दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट ये है कि वो खुद क्या खाती है, वो स्पीसीज़ खुद क्या खाती है, और दूसरा पॉइंट है कि उस स्पीसीज़ को खाने वाले और कौन है, खाने वाले कौन, यानी ये सब फूड चेन में ही तो हैं। यदि वो खुद खाती होगी तो किसी ट्रॉफिक लेवल में आती होगी, जब उसको खाने वाले और कोई स्पीसीज आ जाएगी तो वो किसी और ट्रॉफिक लेवल में पहुंच जाएगी, यानी उसकी एनर्जी जो है वो दूसरे ट्रॉफिक लेवल में पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी। यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड चेन दिखा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड चेन। समझ में आ रहा कि नहीं? और इसमें क्या देखेंगे, वो खाती क्या है ये भी देख लिया हमने, उसको खाने वाले और कौन सी स्पीसीज हैं ये भी देख लिया, वो रहती कहाँ है। रहती कहाँ है का मतलब यहाँ पे इकोसिस्टम तो आप समझ ही रहे, इकोसिस्टम में रह रही है, लेकिन उसको रहने के लिए कंडीशंस कौन कौन सी चाहिए। वो क्या पोलर एरिया में रह रही है, बर्फीले इलाकों में रह रही है, या फिर पहाड़ों के इलाके में रह रही है, या फिर मैदानों में रहने वाली स्पीसीज है ना। तो ये सब चीज़ें उसको जीने के लिए कंडीशन है ना। जैसे हम एक एग्जांपल दें, पोलर उसका स्नो लेपर्ड के बारे में जानते होंगे। स्नो लेपर्ड यानी जो तेंदुआ होता है जो स्नो पर रहता है, या पोलर बियर की बात कर लो, या स्नो लेपर्ड की हम यदि एग्जांपल लें, स्नो लेपर्ड या पोलर बियर की बात कर ले रहे हैं, इन दोनों को भी आप ट्रीट कर सकते हो। ये बर्फ़ पर रहने वाले लोग हैं, ठंडी में रहने वाले लोग हैं। यदि हम इनको ट्रॉपिकल एरिया में लाके इनका संरक्षण कर देंगे तो कैसे जी पाएंगे? ये तो ऑटोमेटिकली मर जाएंगे, क्योंकि इनकी जो जीने की परिस्थितियाँ हैं वो स्नो पे हैं, वो पोलर एरिया में हैं। इनको आप ट्रॉपिकल एरिया में अफ्रीका के किसी नेशनल पार्क में नहीं रख सकते हैं कंजर्व करने के लिए, क्योंकि ये मर जाएंगे। क्योंकि इनकी जो कंडीशंस हैं, जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, वो स्नो और पोल है, ठंडे इलाके हैं। तो तीसरी चीज़ में ये आ गई, ठीक है। पहले में क्या देखा हमने, वो क्या खाती हैं, दूसरे में उसको खाने वाले कौन है, तीसरे में उसको जीवन जीने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ चाहिए, चौथी चीज़ में हम लोग देख लेंगे कि वो कब और कैसे प्रजनन करते हैं।
मतलब हम लोगों को एक स्पीसीज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, यही तो उसका फंक्शनल रोल है किसी इकोसिस्टम में, इसको बोलते हैं निकेत। क्लियर है? अब आगे बढ़ें, क्वेश्चंस पे बढ़ें। इसमें एक एग्जाम्पल और आप जोड़ सकते हैं एलिफेंट का। एलिफेंट कहाँ, मैदानी भागों में रहता है ना, इसको आप पहाड़ों पर नहीं रख सकते हो ना। सुनो लेपर्ड पहाड़ों पे शिकार कर लेता है, लेकिन एलिफेंट थोड़ी ना कर पाएगा। मतलब वो शिकार तो नहीं करता है, लेकिन उसको खाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पहाड़ों पे थोड़ी ना है। उसको नेचर ने ऐसा बनाया नहीं है कि वो पहाड़ पर रह सके। इसका मतलब है कि एलिफेंट की जो प्रजाति है और लेपर्ड की जो प्रजाति है, स्नो लेपर्ड की, इसके निकेत दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं हो सकते। किसी भी दो स्पीसीज के निकेत सेम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अब आपको पूरी पिक्चर समझ में आ रही कि भैया सबको जीने खाने के तरीके सबके अलग अलग हैं। ठीक है, अब चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन पे, जल्दी से पॉइंट पढ़ लीजिए। अब इसको फटाक से आपको क्वेश्चन लगा देंगे। अब इसको पहला पॉइंट पढ़िए, ए पॉइंट, यह सभी प्रजातियों के लिए उभयनिष्ठ है। कैसे उभयनिष्ठ हो सकता है? हिरन का जीने का तरीका अलग है और शेर का जीने का तरीका अलग है, और ये दोनों लोग फूड चेन में अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं। एक तरह हो ही नहीं सकता, कॉमन हो ही नहीं सकता। ये पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट पढ़िए। आंसर तो हम लोगों को मिल गया कि ये सही नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग को सारे जानना है। समय लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन एक बार सीख लेंगे तो सीख ही जाएंगे फिर। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा? इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर। ठीक है, मतलब ये इन सब चीज़ों का वर्णन करता है। ये सब तो हम लोग देख रहे थे अभी, जिनकी एक प्रजाति को जीवित रहने, स्वस्थ रहने, प्रजनन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हर प्रजाति की अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये हर प्रजाति की अलग अलग हैं, एक सेम नहीं होती। यह जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल, इस पॉइंट को समझ रहे हैं आप लोग? कैसे? जब आपको पता है कि इस जानवर की जीने के जो कंडीशंस हैं वो ये चीज़ें हैं, हमें पता है पहले से, तो हम उसको जब आर्टिफिशियली उसको कंजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, तो हम उसके हैबिटेट में जो भी हम बनाएंगे, हम का मतलब जो भी गवर्नमेंट बनाएगी या उसको प्रोटेक्ट करने वाले लोग बनाएंगे, तो उसके हैबिटेट को नेचुरल बनाने की कोशिश करेंगे ना। समझ रहे हो? यानी किसी चिड़िया को यदि प्रोटेक्ट करना है और आपको उसको जू में रखना है, तो आप उस जू में उसके लिए पेड़ लगाएंगे कि नहीं? पेड़ की डाली लगाएंगे, तने लगाएंगे, तो वो जाके वहाँ पे बैठेगी। आपको पता है कि चिड़िया को बैठने के लिए पेड़ चाहिए, छोटे प्लांट चाहिए। वो ज़मीन पे थोड़ी ना बैठी रहेगी। हमेशा ज़मीन पे बैठा लोगे तो उड़ना भूल जाएगी वो। समझ रहे? तोते को आप पिंजरे में बैठाए रहते हो, 2 महीने बैठा ले रहो और उसको फिर बाहर छोड़ो, उड़ना भूल जाता है, या उड़ता भी है तो 2-4 बार पहले गिर जाता है। इसका मतलब है कि चिड़िया कैसे जीती खाती है, कैसे रहती है, हमें उसकी कंडीशंस पता है पहले, और हम वैसी कंडीशन उसको एक चिड़ियाघर में दे देंगे तो वो जीवित रहेगी। इसका जो पॉइंट सी का मतलब है वो वही है, संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर? चौथा पॉइंट पढ़िए। किसी भी दो प्रजातियों का निकेत समान नहीं होता। समान कैसे हो सकता? आपने अभी अच्छे से जाना, ठीक? तो इसका आंसर क्या हो गया? अब जल्दी से बता दो। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन, क्योंकि बाकी जो 3 पॉइंट है वो तो सही लिखे हैं ना। क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़ें? चलिए आगे बढ़ें, बहुत हो गया इस पर समय। 96 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नीरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नीरी, इस संस्था को नीरी के नाम से जानते हैं, NRRI, नीरी। ठीक है, ये नागपुर में है, नीरी को नागपुर से याद रखो, और ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, रिसर्च करती है, तो ये जस्ट फैक्ट है, याद रखना। आपने पढ़ा है कहाँ पे? नागपुर में, नीरी नागपुर। तो ये पॉइंट गलत हो गया, उत्तराखंड में नहीं है। दूसरा पॉइंट है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में काम करता है। बिल्कुल नहीं करता है। आप देखो, इन सब में कन्फ्यूज मत हुआ कीजिए। आप अर्थ साइंस जो मिनिस्ट्री उसके काम जान लीजिए एक बार कि करता ही क्या है, तो आप ये पर्यावरण से रिलेटेड जो मंत्रालय हैं तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे। अर्थ साइंस जो है, अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो बेसिकली क्या करता है, ये 3-4 फैक्टर पे काम करता है। आप वो थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, ये क्या है? अर्थ सिस्टम के बारे में बताता है। अर्थ सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस करता है। अभी अर्थ सिस्टम क्या है? अर्थ सिस्टम को अफेक्ट करने वाली कौन कौन सी चीज़ें? जैसे आप यहाँ पे बादल ले लीजिए, ठीक है, मानसून ले लीजिए, या फिर क्लाइमेट पैरामीटर ले लीजिए। क्लाइमेट पैरामीटर, मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, क्लाइमेट पैरामीटर। और क्या चीज़ें अर्थ मिनिस्ट्री देखेगी? और इसमें आ जाएंगे आपकी ओशियन स्टेट, यदि ओशियन से रिलेटेड कोई बात है। तीसरी चीज, अर्थक्वेक से कोई बात है,
ठीक है, अर्थक्वेक या टी सुनामी, इन सब से, क्योंकि ये सब चीज़ें अर्थ सिस्टम को अफेक्ट कर रही हैं ना, मतलब गंभीर रूप से अफेक्ट करती हैं। तो अब क्लियर है। तो यहाँ पे जो पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान है, ये जो वर्क करता है वो किसके अंडर में काम करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ना कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के। क्लियर है। तो ये दोनों पॉइंट गलत हो गए, तो इसका ना ही 1 ना ही 2। क्लियर। आगे बढ़ें, इसको मिटा दें जल्दी से। 97 देखिए, मैं मिटा रहा हूँ जब तक आप लोग पढ़िए। 97 देखिए, मैचिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से मैच करा दीजिए। आपने कई बार पढ़े होंगे, आसान सा क्वेश्चन है। इसको हम लोग मैप पे देख लेंगे, इनकी लोकेशन तो याद रहेगा थोड़ी देर। रानी लक्ष्मीबाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये अंडमान निकोबार में है। ये भी कुछ उसी तरीके का नेशनल पार्क है जैसे आपने केवल लमझाऊ पढ़ा है, मणिपुर वाला, लोकटक लेक वाला, लेकिन इसको फ्लोटिंग नहीं बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे फुमदी नाम की जो बायोमास है वो नहीं है, वो मतलब फ्लोट नहीं करती है। तो ये जो है अंडमान निकोबार में, ठीक है, अंडमान निकोबार। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, ये फर्स्ट मेराइन नेशनल पार्क है, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये बेसिकली मेराइन पूछ रहे हैं, मेराइन नेशनल पार्क जो है, समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो है। तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी जो लिखा है ये फर्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट था, ठीक है। तो ये सही मैच है। दूसरा पॉइंट में यहाँ पे लिखा ही नहीं है कि मैच किससे कराना है, तो खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने अंडमान निकोबार लिख दिया। तीसरा पॉइंट है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी। जो क्वेश्चन तो पहला पूछा है, तो पहला तो ठीक है, आंसर हम लोगों ने पता कर लिया है भाई, पहला है। बाकी चीज़ें भी तो जान लो कि ये है कहाँ कहाँ पे। रानी लक्ष्मीबाई जो नेशनल पार्क है मेराइन वाला, वो अंडमान निकोबार में है। ये जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी, यहाँ ये भी एक मेराइन नेशनल पार्क है, लेकिन ये फर्स्ट नहीं है, लेकिन मैच्ड है, सब मैच्ड हैं, ठीक। और ये महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार में। देखिए, आपने अंडमान निकोबार में 2 नेशनल पार्क पढ़ लिए, मेराइन नेशनल पार्क, एक रानी लक्ष्मीबाई, एक महात्मा गांधी। क्लियर है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पहला जो मेराइन नेशनल पार्क है वो ए ऑप्शन है। आगे बढ़ें, इमेज देख लीजिए। देखिए, हम लोगों ने पहला क्वेश्चन जो था उसमें कुछ चीज़ें हम लोग स्किप कर गए थे, वो जल्दी से देख लीजिए। मैं दिखाना चाह रहा था लेकिन मैं भूल गया। देखो, मणिपुर में जो हम लोग केवल लमझाऊ के बारे में पढ़ रहे थे, ये दिख रही है, ये स्टेट कौन सा है? केवल लमझाऊ है। ये स्टेट कौन सा है? ये स्टेट कौन सा है? मणिपुर। और इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? केवल लमझाऊ, ठीक है। आपने दूसरा पढ़ा था, आपने दाचिगम पढ़ा था। दाचिगम को देखिए, ये दाचिगम है, ये जम्मू कश्मीर में, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो, ठीक है। वैसे आपके पास मैप होगा, मैंने ये मैप से ही फ़ोटो निकाली है। यहाँ पे सारे नेशनल पार्क हैं, तो आप लोग इसको देखते रहिए। और वैसे जो भी क्वेश्चन में रहेगा वो तो मैं दिखाता ही रहूँगा, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और था, शायद पिछले टेस्ट में था, डिब्रू सेखावा, शायद इसी टेस्ट में आगे आएगा। तो चलिए अभी देख लेंगे, अभी देख ले रहे, डिब्रू सेखावा, ये आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन आएगा तब उसमें अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है। आगे बढ़ें, चलिए 98 कीजिए जल्दी से। पहला पॉइंट है, जल्दी से हेडक्वार्टर में लाना है। आपने कई बार पढ़ा होगा, UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये केनिया में है। केनिया में कहाँ पे? नैरोबी में। पहला पॉइंट ठीक मैच है। दूसरा पॉइंट देखिए, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली में। इटली में कहाँ पे है? रोम में। क्लियर। तीसरा पॉइंट है विश्व वन्यजीव कोष यानी WWF, इसका फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, याद रहेगा। स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। स्विट्ज़रलैंड में कहाँ पे? ग्लैंड में। इसका लोगो भी पूछता है, इसका सिंबल भी पूछता है। WWF का सिंबल क्या है? आपने ये भी पढ़ा होगा, जायंट पांडा, पढ़ा है, याद आ रहा? जायंट पांडा, हमने आपको पिक्चर्स भी दिखाई हैं पहले क्वेश्चन में। तो 98 में सारे मैच हैं, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। 99 में जस्ट फैक्ट है, याद कर लेना है आपको। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट यानी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को देख लीजिए जल्दी। ये लॉन्च कौन करता है, रिलीज कौन करता है? ये पुस्तक है, ये जो रिपोर्ट है ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसका नाम लिखा है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, यही पूछा है। ये जो रिपोर्ट है
वो FAO करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी आपने पढ़ा, रोम में हेडक्वार्टर पढ़ा, इटली में हेडक्वार्टर पढ़ा, यही वाला FAO। ठीक, क्लियर। क्वेश्चन वापस चलें, चलिए वापस चल लेते हैं। तो इसका आंसर क्या लगा देंगे, FAO लगा दें, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा। चलिए 100 कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इस पर। तो पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को उनके अपनाए जाने के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहले तो देखो ये समझना हम लोगों को ज़रूरी है। देखिए इसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, अब आप लोगों को आ जाना चाहिए इसको। पहले वीडियो में शायद डिस्कस 2-3 बार हो चुका है, फिर भी हम लोग जल्दी से इसको देख लेते हैं एक नज़र में। मैं 1-2 पॉइंट बता दे रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा। देखिए EIA करता क्या है, आपने किसी भी प्रोजेक्ट को यदि लॉन्च किया, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट लिख दे रहा हूँ। प्रोजेक्ट का मतलब समझ रहे हैं, ऐसा प्रोजेक्ट जिसका संबंध डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, यदि आप केमिकल प्लांट खोलते हैं तो आपको पता है कि केमिकल प्लांट से जो वेस्ट हैं, केमिकल वेस्टेज हैं, और जो उनसे उनके जो धुआं निकलेंगे, कारखाने खोलते हैं तो चिमनियाँ लगाएंगे, चिमनियों से जो धुआं निकलेंगे तो इनका सीधा डायरेक्टली संपर्क किससे है, एनवायरनमेंट से। यानी इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है आपके प्रोजेक्ट का, इस इम्पैक्ट को ये चीज़ एसेस करती है। ठीक है, इतना क्लियर है। इन्वायरमेंट के साथ साथ इसके इम्पैक्ट क्या क्या देखे जाएंगे, इम्पैक्ट इनका जो प्रभाव है, किसका, इस प्रोजेक्ट, इस परियोजना का प्रभाव इन्वायरमेंट पे क्या है ये भी देखा जाएगा। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पे क्या है, मैं सोशियो इकोनॉमिक लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पे क्या प्रभाव है ये भी देखा जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके प्रोजेक्ट को फिर फाइनली अप्रूवल का साइन मिलता है। उससे पहले जब तक असेसमेंट नहीं हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी सी बात है, कोई मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, और EIA जो है ये UNEP इसको मैनेज करता है। ठीक है, UNEP, क्लियर है। अब कोई भी आप प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के पास बढ़ाते हैं या फिर जो भी संस्था है इसका रिव्यू कर रही है उसके पास बढ़ाते हैं, तो आपका वो प्रोजेक्ट एक क्या है, एक स्टेप ऑफ सीक्वेंस, यानी वो स्टेज बाय स्टेज आपकी प्रोजेक्ट की फाइल जो है वो देखी जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे उस पर अप्रूवल मिलता जाएगा आपकी फाइल आगे बढ़ती जाएगी, और फाइनल जब डिसीजन होगा कि आपका प्रोजेक्ट ठीक है तो उस पर फिर फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा। फिर आप जाइए, आप प्रोजेक्ट लगाइए, आप कारखाने लगाइए। हाँ, अगर प्रोजेक्ट बीच में ही फेल हो जाता है या अप्रूवल नहीं मिलता है तो फिर उसमें संशोधन करने के लिए आपकी फ़ाइल को वापस भेज दिया जाता है, प्रोजेक्ट की फ़ाइल को वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बस ये जो चरण बता रहा हूँ, ये जो शुरू से लेके अंतिम तक अप्रूवल तक चरण है, वही चरण पूछे हैं कि बताइए शुरू से लेके अंतिम तक करते करते क्या है। देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो सबसे पहले तो स्क्रीनिंग का डालते हैं। स्क्रीनिंग में होता है क्या है कि आपके प्रोजेक्ट के लिए EIA ज़रूरी है कि नहीं है, पहले तो ये देखेंगे ना। हर प्रोजेक्ट के लिए EIA थोड़ी ना करना है। अब जैसे हम ग्रीन कॉरिडोर, एक हमारी परियोजना है, हमारी गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ग्रीन कॉरिडोर। अब ग्रीन कॉरिडोर से तो भाई इन्वायरमेंट को हेल्प ही होने वाली है, तो उसमें EIA की ज़रूरत थोड़ी ना है। ठीक है, तो स्क्रीन में हम लोग क्या देखते हैं कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो EIA के दायरे में आता है कि नहीं आता है, बस इतना देख लेते हैं। तो पहला स्टेप स्क्रीन हो गया। और जब आपकी स्क्रीन हो जाएगी और आपका प्रोजेक्ट EIA के दायरे में आ जाएगा, तो EIA के दायरे में तो आ गया, ठीक है, लेकिन ये दायरे में कितना ज़्यादा सीवियर है, मतलब इसको हम 1 चरण तक या 2 चरण तक भेजें या पूरा अंतिम तक इसको भेजना है। अंतिम तक का भेजना, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग कमेटियाँ होती हैं जो इसको रिव्यू करती हैं। तो हो सकता है आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो इन्वायरमेंट को लेके, तो हो सकता है यहीं पे अप्रूवल मिल जाए, दूसरे स्टेज में या तीसरे स्टेज में अप्रूवल मिल जाए। ठीक है, तो ये वही है स्कोपिंग का मतलब, देखते हैं कि आगे ये कहाँ तक जाएगा आपका प्रोजेक्ट। तो स्कोपिंग हो गया दूसरे पॉइंट का। इसके बाद है फिर मेन चरण आपका इम्पैक्ट एनालिसिस। यहाँ पर पूरा देखा जाएगा कि आपके जो संभावित यानी प्रिडिक्टेबल जो पर्यावरणीय और सामाजिक सोशियो इकोनॉमिक प्रभाव हैं वो कितने सीवियर हैं या कितने लाइट हैं। ठीक है, ये सब देखा जाएगा। तो ये तीसरा स्टेप हो गया। ठीक, मिटिगेशन का मतलब आप जान रहे हो, समन करना, कम करना है, प्रभाव को कम करो। मतलब जो प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसका प्रोजेक्ट है, समिति उसको, कमेटी या कमीशन उसको क्या करेगी, प्रोजेक्ट के बारे में बोलेगी, वापस कर देगी और बोलेगी कि ठीक है हम अप्रूवल तो दे देंगे लेकिन आपको ये चीज़ें कम करनी पड़ेंगी। तो ठीक है, गवर्नमेंट बोल देगी हम कम कर लेंगे और प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल जाता है। तो समन लास्ट ऑप्शन है। तो इसका क्लियर हो गया, लगा लोगे अब। तो पहला 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 32 31, सॉरी ये नहीं,
3, 4 और 1 और 2, 34-12 इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ें। 101 देखिए, अभी 2021 में रिपब्लिक डे परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया? जस्ट फैक्ट है, याद रख लीजिए, बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश की। और इसमें झांकी वाला क्वेश्चन आया था पिछली बार। झांकी कौन सी, किस स्टेट की झांकी को सबसे पहला स्थान मिला? यूपी की। ठीक है, अयोध्या मंदिर और राम जी की जो वो झांकी थी। 102 पढ़िए। पीएम साहब ने वर्चुअल माध्यम से, वर्चुअल मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उद्घाटन किए गए 16, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना, ये 16वां था, 2021 का जो था वो 16वां था, प्रवासी भारतीय दिवस। इसको शॉर्ट में भी याद रखा कीजिए, PBD। ठीक है, PBD बोलता है, प्रवासी भारतीय दिवस की थीम बताना है, तो थीम जल्दी से बता दीजिए। इस बार की थीम है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार दे रहा हूँ। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ये देखिए, दिख रहा है, यह 16वीं PBW। और थीम आपसे पूछा है, थीम क्या है? कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, याद रहेगा। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। कहाँ पहुँच गए थे हम लोग? 103 पढ़िए, हाल ही में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डिफ़िकल्ट फोर कंट्रीज जो है वो शब्द चर्चा में रहा। इस देश या इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? देखो, डिफ़िकल्ट फोर क्या है? ये यूके वालों ने भाई साहब बोला है 4 कंट्रियों के लिए कि ये बड़े कठिन देश हैं। कौन कौन से देश हैं अभी बताएंगे कि कौन से बेसिस पे इन्होंने ऐसा बोला है। पहले तो वो 4 देश जान लीजिए, जल्दी से लिख दे रहे हैं हम। रसिया, दूसरा है सऊदी अरेबिया, तीसरा है टर्की, ठीक है, और चौथा है अपना खुद इंडिया। ठीक है, तो आंसर तो निकल के आ गया सामने कि चीन नहीं है। ठीक है, आंसर तो चीन हो गया। लेकिन यूके भाई साहब ने ऐसा बोला क्यों कि भाई ये बहुत कठिन देश हैं, डिफ़िकल्ट फोर है। यूके वालों ने जो एक रिपोर्ट दी, उन्होंने बोला कि अब देखो, ये सब ज्ञान देने चल रहे हैं हम लोगों को भी। इन्होंने बोला कि ये जो 4 कंट्री हैं यहाँ पे असहिष्णुता बहुत ज़्यादा है। असहिष्णुता मतलब इंटॉलरेंसी बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुसंख्यकवाद जो है यहाँ पे पूरे देश की राजनीति को खा जाएगा। मेजॉरिटी को ये नुकसान वाला फैक्टर समझते हैं मेजॉरिटी को। ठीक है, अपने देश को ये बोल रहे हैं कि ये सेकुलर नहीं है, अनसेकुलर देश है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बोला है कि ये डिफ़िकल्ट फोर है। ठीक है, ये सब चीज़ें एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छी बातें नहीं है, ऐसा यूके साहब बोल रहे हैं। वो बात तो हम लोगों को भी समझ में आती है कि ये सब चीज़ें डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लिए या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए अच्छी नहीं है, किसी भी देश के लिए नहीं है, कोई भी शासन रहे, कोई भी शासन का प्रकार है। लेकिन आपको लग कैसे गया ऐसा? आपके यहाँ कुछ नहीं हो रहा है क्या? अब इनको कौन बताए? इंडिया जैसी परिस्थितियाँ बेटा तुम्हारी हैं नहीं तो धुआं उड़ जाता आपका। खैर, आंसर क्या है? चीन है। ठीक है, चीन शामिल नहीं है। चलिए 104 कीजिए जल्दी से। सी विजिल 21, ये इंडियन ओशियन कहाँ गया? हाँ, सी विजिल 21 के संदर्भ में बताना है, जल्दी से बता दीजिए। ये अपना इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसी की एक एक्सरसाइज है, अभ्यास है। ठीक है, अभ्यास होते रहते हैं ना प्रैक्टिस के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो इन्होंने कहा है पहले पॉइंट में 21 में अभ्यास का 2य संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, ये ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इसके जो पॉइंट है बड़ी बेकार टाइप के हैं। खैर, ये सब पूछना नहीं चाहिए। यह एक त्रैवार्षिक मतलब ट्राइनियल है। ट्राइनियल नहीं है, ये बाइनियल होती है। ठीक है, हर 2 साल में होती है बाइनियल। तो इस वजह से गलत हो गया पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 2 गलत है, पॉइंट नंबर 1 सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 105 देखिए, ये ऑपरेशन है, जस्ट फैक्ट से क्वेश्चन है, इनमें कोई डिस्कशन करने की खास ज़रूरत नहीं है, ये तो बस याद रखना है आपको। एम्पेक्स 21 जो है, अब इसमें अपनी तीनों जो सेनाएं, 3 आर्म फोर्सेज जो हैं वो अभ्यास करती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय, यहाँ पे पढ़ लीजिए, ट्राई सर्विस ज्वाइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका हो गया, ए का 3 हो गया। और जल्दी से मिला लीजिए, मतलब बहुत इसमें कॉन्सेप्ट वाला थोड़ी ना ही क्वेश्चन है, बस याद रखना है। ऑपरेशन सरदोबा जो होती है वो BSF का है, ये BSF की है, तो B का 4 हो गया। युद्धाभ्यास आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। युद्धाभ्यास जो है वो यूएस और इंडिया के बीच में होता है, तो D का 2 हो जाता है। ठीक है, तो C का 1 बचा। फिर C का मतलब डेजर्ट नाइट जो है वो फ्रांस के साथ, याद रख लेना। 3412 कोड है, 3412। ठीक, चलिए 106 की देखिए, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, जस्ट फैक्ट है, याद रख लेना है। न्यूज़ में किस लिए था?
न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे कुएँ हैं, ठीक है, गैस के कुएँ हैं, मतलब उन कुओं से गैस रिलीज हो रही थी, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़ में था। और ये कहाँ पे, ये असम का है, डिब्रूगढ़ से याद रखिए ना, डिब्रूगढ़ एक सिटी है ना असम की, डिब्रूगढ़, तो डिब्रूगढ़ से याद रखिए, डिब्रू सखोवा जो है असम में है, ठीक। और जल्दी से लोकेशन देख लीजिए, हमने शायद आपको दिखाई भी है, फिर भी एक बार और जल्दी से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो दिखाया था, ये डिब्रू सखोवा दिख रहा है, असम में है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। 107 देखिए, किस राज्य या यूटी में राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र है, यानी यहाँ पे जल्दी से पढ़ लीजिए इंग्लिश में, पोलर एंड ओशियन रिसर्च जो रिसर्च का जो नेशनल सेंटर है वो कहाँ पे, ये गोवा में, ठीक है, याद रखना, जस्ट फैक्ट है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, याद रखना बस। 108 देखिए, किस देश ने जेट जीरो योजना की घोषणा की, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधा का सीधा एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है। ज़रूरी थोड़ी ना कि पूरा पॉल्यूशन जो है वो स्थल भाग से ही हो रहा है, स्थल भाग के जो कारखाने हैं, वाहन चल रहे हैं, आसमान में भी तो चलने वाली चीज़ें हैं, उनसे भी तो पॉल्यूशन हो रहा है, गैसेस निकल रही हैं, गैसेस रिलीज हो रही हैं जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही हैं। तो जेट से आप लोग समझ जाइए यहाँ पे क्या है, प्लेन से संबंधित है, ठीक है। और ये अच्छी योजना है, इन्होंने प्लान किया है, किसने, यूके ने। यूके बोल रहे हैं कि हम अपनी उड़ानों को क्या करेंगे, अब उड़ानों को कार्बन मुक्त करेंगे, कार्बन फ्री करेंगे, तो ये तो अच्छी बात है, बच जाएगा हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी ठीक हो जाएगी और ओजोन लेयर भी ठीक हो जाएगी, ठीक। तो ये यूके की पॉलिसी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। जेट जीरो किससे रिलेटेड है, कार्बन फ्री, यानी मतलब जो उड़ान है उनमें जो पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं फ्यूल के जलने पे, पीछे से आप देखते होंगे ना, वहाँ से रिलीज कम होंगे। अब ऐसा कुछ मफलर वगैरह कुछ लगाएंगे, जो भी करेंगे वो लोग। चलिए 109 देखिए, 109 टाइगर से ये रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। 19 जुलाई को, वेरी इंपॉर्टेंट, 19 जुलाई को टाइगर डे मनाते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टोटल टाइगर कितने हैं पूछता है, टोटल टाइगर याद रखिए, टोटल टाइगर कितने हैं, 1967, ये एग्जैक्ट डेटा याद होना चाहिए। अब इतना तो याद रख ही लो यार, पूरे भारत में इतने ही हैं, सिर्फ इतने ही हैं। दूसरा पॉइंट है, 2022 तक का बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त करना बाकी नहीं है, बाकी नहीं है भाई, हम लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, 4 साल पहले ही कर चुके हैं, 2018 में कर चुके हैं, ठीक। तो टारगेट याद रखना, टारगेट तो है 2022 तक का दोगुना करने का, लेकिन भारत ने तो इस 2018 में ही अचीव कर लिया, इस वजह से गलत हो गया, ठीक। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आगे बढ़ें, चलिए 110 कीजिए जल्दी से। किस राज्य में गिद्ध संरक्षण यानी वल्चर कंजर्वेशन की बात हो रही है, इस जानवर के बारे में जानते होंगे, अब दिखते ही नहीं है बिल्कुल। 2020 से 2025 के लिए कार्य योजना यानी एक्शन प्लान जो है, गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र नहीं खोले जाएंगे। और इन सब पे काम कौन करता है, कौन सी संस्था करती है, ये आप लोगों को जानना चाहिए, NBWL करती है, ठीक है, जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, वन्यजीव, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, ये सब रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए कौन कहाँ पे नहीं खोले जाएंगे, तो ये तो ऐसे याद नहीं रहेगा, जहाँ जहाँ पे खोले जाएंगे वो पहले याद कर लेते हैं। तो अभी जो NBWL ने जो रिकमेंड किया था वो पाँच राज्यों में खोलने के लिए बोला था। ये 5 राज्य कौन से हैं, यूपी, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। उड़ीसा नहीं है इसमें, तो उड़ीसा आंसर हो गया, क्लियर है, नहीं पूछा है। चलिए आगे बढ़िए, 111 देखिए, मैंग्रोव आवरण के लिए पूछा है क्वेश्चन, इसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंग्रोव क्या होते हैं, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं और ये खारी जगह पर रहते हैं, इनका इकोलॉजी में एक बहुत बड़ा महत्व है। में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्यों की आरोही क्रम में, मतलब इनका वो बता दीजिए कि कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, कहाँ पे कम पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं पता ही होगा, तो जल्दी से आपको पता है सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना दे रहा हूँ, ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे लगभग 42% तो वेस्ट बंगाल ही वाला ले गया। दूसरा पॉइंट है ये आपको पता है, इसके बाद आप गुजरात पढ़ते होंगे, तो गुजरात का ले लीजिए, ये गुजरात है, गुजरात में ले लीजिए 23%, ठीक है, 23%। और बाकी जो स्टेट है फिर आगे आंध्र प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में है, सॉरी ये क्या लग गया, ठीक है। तो पहले वेस्ट बंगाल मार देना, फिर गुजरात मार देना, फिर आंध्र प्रदेश मार देना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले गुजरात हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा जो गुजरात है, तो लास्ट में ऑप्शन बनबल आ जाएगा, ठीक। सबसे कम देख लो, सबसे कम किसके पास है, उड़ीसा के पास, तो 4 ऑप्शन पहले आ जाएगा।
उड़ीसा, उसके बाद ज़्यादा जो है महाराष्ट्र के पास है, फिर आंध्र प्रदेश के पास है, फिर गुजरात के पास है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, 112 देखिए जल्दी से। मैचिंग का क्वेश्चन है, आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। मिनीमाता, आप मरकरी जो कन्वेंशन है, मरकरी को कम करने के लिए उसको मिनीमाटा कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है, और बेसल है, बेसल एक केमिकल है, केमिकल जो बेस्ड है उनका जो ट्रांस बाउंड्री ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको रोकने के लिए होता है, यानी बेसल जो है घातक पदार्थों का सीमा पार यानी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रोकने के लिए है। मिनीमाटा आपको पता है किसके लिए है, ये मरकरी की है, ओजोन परत का संरक्षण के लिए नहीं है। हम लोग ये मरकरी के लिए पढ़ते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत है, मैच नहीं है। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो पीओपी के लिए होता है। पीओपी यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, यानी स्थायी कार्बनिक प्रदूषक। रोटरडैम जो है खतरनाक रसायनों के लिए पूर्व सूचित सहमति, इंग्लिश में पढ़ लीजिए अगर दिक्कत हो रही हो तो। बेसल कन्वेंशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें रेडियो एक्टिव तत्व ज़्यादा आते हैं। रेडियो एक्टिव जो बेस्ड है इनका मूवमेंट पर रोक लगाने की कोशिश करता है। बेसल कन्वेंशन मिनीमाता फॉर मरकरी। ठीक है, ये गलत मैच है, आंसर हो गया मिनीमाता। पिक्चर देखनी है, पिक्चर देख लीजिए। वैसे कुछ खास है नहीं, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया ना। स्टॉकहोम कन्वेंशन आपने क्या पढ़ा अभी फ्रॉम, ये क्या है, प्रोटेक्ट किससे कर रहा है, ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किस चीज़ से कर रहा है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से, पीओपी से। स्टॉकहोम याद रखना। ठीक है, ऐसी ये बेसल कन्वेंशन है। बेसल कन्वेंशन के लिए क्या बोला हमने, हैजार्डस बेस्ड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट जो हो रहा है किसका, हैजार्डेड बेस्ड का। लेकिन इसमें आते क्या है, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। रेडियो एक्टिव बेस्ड जो है, रेडियो एक्टिव बेस्ड ये आते हैं, ये बेस्ड आते हैं रेडियो एक्टिव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 113 इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है यूपी का, इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में लोग जानते हैं, यहाँ पे सूखा की समस्या बहुत ज़्यादा है ना, ड्रॉट की समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे नदियों की जो संख्या है वो बहुत कम है। एक ही नदी बहती है, 2-3 नदी बहती हैं तो आधी तो सूखी रहती हैं। जल रिसोर्स प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक समझौता किया है। देखो, वाटर मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी इजराइल से अच्छी तो है नहीं किसी की, और इजराइल के साथ आजकल हम लोग के रिलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासतौर से टेक में यानी टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी का जो शेयर हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है जो टेक्नोलॉजी का, ये सब चीज़ें इजराइल के साथ आजकल ज़्यादा हो रही हैं। तो आंसर रखना इजराइल। ठीक, यूपी का। 114 देखिए, हर घर नल योजना इंपॉर्टेंट है। हर घर जल नल योजना उत्तर प्रदेश के किस जिलों में शामिल की, कौन से ज़िले शामिल हैं। तो इसका आंसर है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। अभी ये डिस्ट्रिक्ट हैं सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, कल को इसको एक्सपेंड कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट को, इस योजना को। ठीक है, तो अभी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र याद रखना, इंपॉर्टेंट है। स्पेशल यूपी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 115 देखिए, भारत का पहला सार्वजनिक ईवी प्लाजा, चार्जिंग प्लाजा, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक वाहन, जो बैटरी वाले टैक्सी आ रही हैं और 2 पहिया वाहन भी आने लगे हैं, स्कूटर आ रही हैं, गाड़ी आ रही हैं, टाटा ने तो शायद लॉन्च भी कर दी। ठीक है, तो ये चार्जिंग प्लाजा मतलब आप जाइए, जैसे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने जाते हैं, यहाँ पे आपको चार्ज कराने जाना पड़ेगा, तो उसको चार्जिंग प्लाजा बोल रहे हैं। तो ये अभी नई दिल्ली में खोला गया। ठीक, शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 116 देखिए, राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड पर भाग लेने वाले आप, इसके बारे में हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने झांकी देखी थी, झांकी वाला एक क्वेश्चन देखा था, और अभी क्वेश्चन कौन सा पढ़ा था, हाँ, कौन सी देश की सेना की टुकड़ी ने भाग लिया, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, 2 क्वेश्चन पढ़ लिए। ये तीसरी तरह का क्वेश्चन आया, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली प्रथम महिला लड़ाकू विमान चालक कौन बनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भावना कांत हैं। भावना कांत को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं और महिलाओं का नाम रोशन कर रही हैं, है ना, तो ज़रूरी है इनको देखना और इनको एक सलूट बनता है। ये है भावना कांत जी। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्लियर दिख रही हैं भावना कांत, यहाँ पे थोड़ा सा दिख भी रहा है, कांत लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 117 देखिए, पंकज मित्तल, इनकी सर्विस लेने का तो अभी एक बार हमें मौका भी मिल गया। ये हाई कोर्ट के जज थे, ठीक है, पहले, अभी जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस हो गए। ठीक, पंकज मित्तल। तो बी का 2, अच्छा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो ये तो सही मैच है, ये सही मैच है। सोमा मंडल जो है वो सेल की हैं, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, पता ना, स्टील बनाती है, सेल की यूज चेयरमैन है, ना कि हॉकी इंडिया की। तो ये गलत है, बाकी सारे मैच हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके देख लें। ठीक है, हम लोग के पास इतना समय नहीं है। सुनील शर्मा रेलवे बोर्ड के CEO हैं।
और सिद्धार्थ मोहंती LIC के प्रबंधक निदेशक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है, जुडिशरी से ये इंपॉर्टेंट है। और उसमें कोई मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन LIC थोड़ी ना कोई पूछेगा यार। चलिए 118 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा उमरेड पौनी करहंडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। ये कहाँ है भाई, ये क्या करता है, क्या करता है का मतलब इसमें ऐसी कौन सी खास बात है कि ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में डाला गया। अभी हाल ही में एक टिग्रेस में समझते हैं, टिग्रेस यानी बाघिन, टिग्रेस और उसके 2 बच्चे यहाँ पे क्या मारे गए, शिकार से मारे गए या अपने आप मर गए या फिर कोरोना से मर गए, नहीं पता। तो न्यूज़ में इसी वजह से था कि यहाँ पे 2-3 टिग्रेस और उसके बच्चे ख़त्म हो गए, मतलब मृत पाए गए, इसलिए न्यूज़ में था। और ये है कहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़िए। इसको मैंने देखा था फिगर पे, बस मुझे मिल नहीं रहा था, मतलब मैप पे मैं लोकेट नहीं कर पा रहा था, तो मैंने मैप डाला नहीं इसका। 119 देखिए, 2021 में कलरव नाम से अपना प्रथम पक्षी उत्सव आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट कोई खास नहीं है, आंसर पे आ रहा है, ठीक है। बिहार ने प्रथम पक्षी उत्सव कलरव के नाम से सेलिब्रेट किया, आयोजित किया, ठीक। 120 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने 2021 में एक बालिका को एक दिन के लिए, मतलब 1 डे PM कौन बनी है, CM, 1 डे CM, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री, क्या बात है। उनका नाम है सृष्टि गोस्वामी। बिल्कुल याद रखना, ठीक है। इनको भी हम लोग तस्वीर में देख लेते हैं तो और याद बनी रहेंगी। है सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए CM बनी थी, किस राज्य की, उत्तराखंड की। इनको अचीवमेंट मिला ये उत्तराखंड स्टेट के CM बनने का, एक दिन के लिए, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये हैं सृष्टि गोस्वामी, यह सृष्टि गोस्वामी 1 डे CM, लेकिन 1 डे CM हरिद्वार उत्तराखंड में, टू लीड उत्तराखंड ऑन जनवरी 20, मतलब ये भी याद रखना, यूपी है भाई। 24 जनवरी के दिन इन्होंने पदभार संभाला था CM का, ठीक, मतलब एक दिन के लिए जो बनी है वो 24 जनवरी का दिन था। नाम क्या है, सृष्टि गोस्वामी। स्टेट कौन सा है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड, ठीक है, तो याद रहेगा ये सृष्टि 1 डे CM, क्लियर। चलिए वापस चलते हैं। तो ये आज हम लोगों का टेस्ट ख़त्म हो गया, ठीक है, मतलब ये 120 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग क्या करना है, 121 से 150 करेंगे, ठीक है। समय देखिए सर, ऐसा है कि समय थोड़ा हमें कम मिल पाता है, शाम को ही फ्री हो पाते हैं, कभी तो 7-8 भी बज जाता है, तो उस वजह से लेट हो जाता है वीडियो, उसके लिए सॉरी। पर मैं कोशिश करूँगा कि मतलब एग्ज़ाम होने से पहले तो मैं करा ही दूँ, मतलब बहुत पहले करा दूँ, और कम से कम 2 महीने पहले करा दूँ, इतनी तो मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। और हो सकता है समय मिल गया तो मैं आरू की भी टेस्ट सीरीज जल्दी से शुरू कर दूँगा। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।